नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि बिल को मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू के अंदर आंदोलन हो रहा है, और उसके साथ ही बात करेंगे कश्मीर की भी, क्योंकि कश्मीर में अब फिर से सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं लगातार हमारे संवाददाता, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू की सूरत हाल ही जानना चाहेंगे, जहां पर कृषि बिल को लेकर आंदोलन जारी है। और आपको यह भी बताते चले कि कल देर शाम से ही 2 सिख युवाओं को यहां से गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है, जिसके बाद पूरी तरह से बवाल पनपता हुआ नजर आ रहा है। हर गली चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही जम्मू नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, जो कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उग्र यहां पर होती हुई महिलाएं भी दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, और ज्यादा तरीके से मांग उठ रही है कि उन्हें, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या उसमें अपना सहयोग देना भी गुनाह है? तो इसलिए हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जैसे उनको यहाँ से ले जाया गया है, वैसे उनको जल्दी से जल्दी जम्मू वापस लाया जाए, क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो आप, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, आपने किस बेह पे उनको उठाया है, और क्यों नहीं उनके परिवार को बुलाया गया। भाई हम इनको दिल्ली भेज रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप में अगर कोई किसी था, वो कीर्तन करने वाले लोग हैं, अगर आपको उनको भेजना था तो आप हमें बताओ, घर वालों को बुलाओ, भाई इनको हम ऐसे दिल्ली से कोई कॉल है इनको भेजना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कानून के साथ हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, उधर प्यार से बुला के और वहाँ से उठवा के दिल्ली भेज दिया गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई हो, और जितना जल्दी रिहाई नहीं होगी, जब तक रिहाई नहीं होती हम यहाँ क्या ने किसी बारे में बताया। ये आजकल की जो सरकार है ना हमारी, ये सरकार नहीं रही है, डिक्टेटरशिप चला रही है अपनी, कि हम तानाशाह बन चुके हैं। ये तानाशाहों की सरकार चल रही है कि हमारे देश की, ये हमारी जनता है जो इन्होंने इसे उठ लिया था, लेकिन अब हमारी जनता की सरकार होती है, ये सरकार जनता के जरिए चल रही है। लेकिन आजकल सरकार जो है ना, वो जनता को चला रही है कि जो हम कहेंगे वो होगा, जो जनता कहेगी वो नहीं होगा। ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो वो हमें राइट देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए पता क्या है कि जो बात उनके खिलाफ होगी वो उसको पकड़वा देंगे, उसको अरेस्ट करवा देंगे। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर वो कहीं पे चले भी गए हैं, वो कहीं पे उन्होंने वीडियो डाल दिया, तो क्या वो पूरी इंडिया को अरेस्ट करवाते फिरेंगे क्या? वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग यहां पर रखी है कि जब तक उनके बेटों को वापस नहीं लाया जाता, वो धरना प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन आपको यह भी बताएं कि पुलिस की तरफ से इसे बुलाया गया था, लेकिन उनके घर के अंदर पता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उग्र प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं, और कश्मीर के अंदर किस तरह से सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए घेरती हुई कोई पार्टियां जो है वो दिख रही हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं तजम्मुल, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद का ताजा बयान, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी थी, उनके पास 3 लोकसभा मेंबरान थे, जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज खुद, जो कि सांसद के मेंबर हैं। आजाद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह करके बीजेपी को फ्री हैंड दिया, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद मार्च में 1 साल पूरा हो जाएगा, और अभी तक डिलिमिटेशन कमेटी ने कोई भी दौरा जम्मू कश्मीर का नहीं किया। ताज़ा इतलात है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पर अब मजीद तकरीबन 90 सीटें जो है कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा में हो जाएंगी। पहले 87 हुआ करती थी, और मामलात नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर्ट में थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा 35 से 370 के बाद अपनी रिवायत को थोड़ा सा बदला और इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। जम्मू कश्मीर में मार्च में 1 साल मुकम्मल करने के बाद डिलिमिटेशन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपील की है कि जो लोग इससे दूर हैं उन्हें ताउन करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन भी अनाउंस किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के बाद बहुत कुछ हालात ग्राउंड पे बदले। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब तीनों मेंबरान को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया जो डिलिमिटेशन करके जम्मू कश्मीर में मजीद सीटों को बढ़ाएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जब उन्हें मेंबर नामजद किए गए तो यहाँ के अखबारात, यहाँ के टेलीविजन, खासकर जम्मू कश्मीर से मीडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवालात खड़े किए कि एक तरफ आप 35 से 370 को वापसी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप डिलिमिटेशन का कमीशन कैसे बनेंगे। ताजा
ताज़ा इत्तलात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मन जो है उसमें तब्दीली लाई है और फिलहाल वो किसी भी कमीशन का मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो पूरी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इसको फाइनल और आखिरी शक्ल दे सकती है। जम्मू कश्मीर में अब तमाम तर नजरें हैं क्योंकि पहले भी फॉरेन एनवॉइज के आने और उससे पहले जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी थी उनके टूर प्रोग्राम के बाद सवाल सबसे बड़ा 4G तो चला लेकिन डिलिमिटेशन का इंतजार करने के लिए क्या विधानसभा के इलेक्शन को फिलहाल ताखीर उसमें हो सकता है। जब तक न डिलिमिटेशन की टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब तक कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो क्या बल्कि कोई भी चुनाव फिलहाल नजर नहीं आता है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की राय है कि गुलाम नबी आजाद का अपना तजिया हो सकता है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सियासी तब्दीली के बाद बहुत कुछ सोच रही है। आने वाले दिनों पे अब पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह डिसीजन जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के काम करने पर कितना असर कर सकती है। आबिद कादरी के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर की सैर करवा देते हैं क्योंकि श्रीनगर के प्रेस क्लब की अगर बात करें तो वहां पर आज कुछ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। ये वो महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से हैं और यहां पर उनका विवाह हुआ है लेकिन वो वापस अपने मायके पाकिस्तान नहीं जा पा रही हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं क्योंकि दस्तावेज नहीं है जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सनम क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरे होते रहते हैं लेकिन आज का मुजाहरा, आज का प्रदर्शन कश्मीरियों का नहीं था तो कश्मीरियों का ही लेकिन कहीं न कहीं कनेक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का था। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन करी ये खवातीन कश्मीरी हैं, शादी इनकी कश्मीर में हुई है लेकिन जन्म इन्होंने कश्मीर में नहीं लिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जन्म लेने के बाद इनने जिंदगी का दूसरा पड़ाव जो है वो कश्मीरियों के साथ गुजारने का फैसला किया और यूं कश्मीरियों के साथ शादी की, पार से इधर आ गई। लेकिन यहां आने के बाद करीबन 20 बरस गुजरने के बाद, 15 बरस गुजरने के बाद ये अभी भी, आज भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे महरूम है और वही यही वजह है कि बरसों तक अपने परिवार, उस परिवार से जहां इन्होंने जन्म लिया है, उस रिलेशन से जिनके बीच में पल कर जवान हुई है, उनसे राब्ता इनका नहीं हो सकता है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। और इसी चीज को लेके ये दिल्ली से लेके कश्मीर की सरकार तक आज गुहार लगाते हुए अपील कर रहे थे कि कहीं न कहीं वो भी इंसानियत के दायरे में आती हैं, उनका भी एक ह्यूमन राइट है और उसी ह्यूमन राइट को देखते हुए वजीर आज़म से अपील करते हुए ये बता रही थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए, उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने उन लोगों से मिल सकें जिनके साथ वो खेल कर जवान हुए, जिनके साथ वो जिंदगी का वो सुनहरा सफ़र गुजार चुकी हैं जो बचपन का सफ़र होता है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने श्रीनगर के लाल चौक की तरफ प्रदर्शन मार्च करने की कोशिश की, श्रीनगर के DC ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश की, तमाम पुलिस ने इनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। अपीलें इससे पहले भी कई बार कर चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनकी मीटिंग्स होती रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनके प्रदर्शन होते रहते हैं और श्रीनगर में भी। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों कुपवाड़ा में एक ऐसी खातून ने चुनाव में भी हिस्सा लिया था, उस चुनाव के अभी तक नताज नहीं आए क्योंकि इसकी पैदाइश का मामला तब भी बीच में आ गया था और तब भी वो सियासत का मामला सामने आते हुए वहां का जो काउंटिंग है वो रोकी गई थी। लेकिन श्रीनगर में आज ये प्रदर्शन करते हुए वजीर आज़म से खास तौर पर अपील करी थी कि इंसान है वो और इंसानियत के दायरे में उनका भी कुछ मामला बनता है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से इन महिलाओं को यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए और बार बार ये सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि इनकी मदद की जाए। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से आपको दिखा देते हैं कि शकील अहमद भट्ट नाम का एक युवक था जो कि NHPC में काम करता था और उसकी मौत हो गई है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या कुछ वो डिमांड रख रहे हैं, किस तरह से पूरी बातचीत है, देखिए। शकील अहमद नाम एक है, वो इसी NHPC में काम करता था। 26 साल ये नौजवान, हालांकि इसकी मौत वाक़ा हुई 1 साल पहले। उसके बाद जो है इनके घर वालों को जो है कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फैमिली है शकील अहमद की, हालांकि ये इस वक्त जो है पुरसी की ज़िंदगी जो है गुजारते हैं और लगातार जो है इनके जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगरचे ये NHPC का जो GM है, चाहे NHPC के जो मुलाजिम हैं, चाहे अफसरानों की बात करें, उनके पास जाते हैं या ज़िला इंतज़ामिया के पास जाते हैं मगर अपनी फरियाद लेके, मगर इनकी जो बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं
शकील अहमद की माँ। जी, अपना नाम बताइए और कब से आप यहाँ पे चक्कर काटती है? एक साल हो गया जी। इनका मैं जीएम का पाँव भी पकड़े। अच्छा। पाँव पकड़े, मैं 100 आदमी के सामने पाँव पकड़े, मैं कहा कुछ न कुछ ये मेरी इसको कुछ कहीं लगा दो, झाड़ू पर किसी चीज़ पर लगा दो, या अपने बच्चों को पाल सके। शकील अहमद यहीं पे काम करता था एनएचपीसी में? नीचे करता था इस प्लांट पर। अच्छा। हाँ, प्लांट तो एनएचपीसी। कितने साल हो गए इसको काम करते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो तो गए। कारण क्या हुआ, कैसे ये इसके ये जख्मी मशीन में आ गए ना वो बाजरी, हाँ, हाँ। उसको झाड़ू लगा रहा था, उसका बाजू पकड़ गया। अच्छा। बाजू उसका काट हो गया, मशीन में इस्तु हो गए, उसका पूरा ये जो खून था वो लाश हो गया। हाँ। उसको ले गए सोरे में, 10 दिन निकाले सोरे में, हाँ। 10वें दिन वो फौत हो गया। अच्छा। हाँ। तो इलाज के लिए पैसा दिया गया था जिला इंतजामिया की तरफ से, चाहे एनएचपीसी की तरफ से उस टाइम? ना, कुछ नहीं दिया एनएचपीसी ने, अलबत्ता ठेकेदार ने उधर इलाज 10 दिन उसका कराया। अच्छा। हाँ। अब क्या लगती है शकील साहब? मैं उसकी भाभी लगती हूँ। अच्छा। तो कैसे इसकी डेथ हुई है? बस बुन काम पर लगा था उधर ही, उसको ऐसे लग गई। तो उसके बाद एनएचपीसी की तरफ से कोई हम आए पूरे 3 साल खंड, हाँ। फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं दिया? ना, कुछ नहीं दिया हमको। तो हम रोज उस वक्त जो इलाज के लिए दवाई वगैरह मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं दिया। अगर दवाई के लिए देता था फिर वो बच जाता। अच्छा। तब से आज तक आप लगातार चक्कर काटते हैं? हम लगातार आते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो कोई नहीं हमारी सुनते हैं। अच्छा। तो जीएम साहब के साथ कोई बात हुई एनएचपीसी? हम आए, उसके पाँव पकड़े, मगर कुछ नहीं उन्होंने किया। अच्छा। हाँ जी, कुछ नहीं उन्होंने किया। आप क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से गवर्नर इंतजामिया के लिए, स्पेशली जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के लिए? बच्चों का कुछ करो तो हराम किया। अच्छा। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। जी। अपना नाम बताइए। मैं शहनाज जी। तो क्या लगता है शकील साहब आपको? घर वाला था। अच्छा। तो कब इसकी डेथ हुई और कब आपको पता चला? फिर बाद में जो है चाहे ज़िला इंतजामिया की बात करें या एनएचपीसी की बात करें, कोई इमदाद मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है, 1 साल हो गया। उसके बाद डेथ हुई उसकी, श्रीनगर में सूरा में रहा, ठेकेदार देता रहा उसकी दवाई, 10 दिन लगातार उसको चला वहाँ दवाई, और फिर उसको 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। 15 दिन रह गए, 15 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। तो आप अगर लगातार आप यहाँ पे आते हैं जीएम साहब के पास, क्या आज तक कोई मुलाकात? कुछ नहीं हुई, कभी नहीं, कुछ नहीं माना ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है हम। अच्छा। कुछ नहीं कर क्या सकते। कहते हैं, जवाब क्या बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। क्यों नहीं कर सकते? सबका एक बंदा है, हर एक लग सकता है, क्या मेरा घर नहीं है? यहाँ पे जो है ये परेशानी हाल हैं। अब हमारी तरफ से यही अपील रहेगी ज़िला इंतजामिया से, चाहे जो मुतलका महकमा है, चाहे जीएम जो एनएचपीसी है, उनके लिए कि इन लोगों को जो है जल्द से जल्द अकामडेट करें ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। फ़िलहाल उड़ी से मैं इरशाद भट्ट मुश्ताक लोन के साथ। चलिए अब आपको कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ से भी दिखा देते हैं कि तस्करी का मामला देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है। पशु की तस्करी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। हीरानगर से पशु तस्करी करते हुए कुछ लोगों को धर दबोचा गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर पशु तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। सरबजीत की इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस को किस तरह से बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। मवेशी तस्करी के खिलाफ कठुआ पुलिस की मुहिम जारी है। जिस प्रकार से पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाया कि किस प्रकार से कठुआ पुलिस ने विभिन्न जगहों पर मवेशी तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए कई मवेशियों को स्मगलर्स के चंगुल से मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि तस्कर जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कभी सब्जी की गाड़ियों में, कभी फ्रूट की गाड़ियों में इस तरह की मवेशियों की तस्करी का प्रयास किया जाता है, कभी बंद कंटेनर में चिप्स की आड़ में इस मवेशी तस्करी के प्रयास को किया जाता है। लेकिन लखनपुर पुलिस और कठुआ की विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने इन प्रयासों को विफल किया है। लेकिन अब तस्कर जो हैं नए हथकंडे अपना रहे हैं। जिस प्रकार से पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह से कैविटी बनाकर, ट्रक में विशेष कैविटी बनाकर इन बेजुबानों की तस्करी की जाती है। लेकिन अब इन तस्करों ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्राइवेट गाड़ियों में तस्करी करने का प्रयास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2 ऐसे प्रयासों को कठुआ पुलिस ने विफल किया है। हीरानगर थाना क्षेत्र के अधीन पड़ते क्षेत्र में, जहां पर हीरानगर पुलिस ने 3
दो मवेशियों को वहाँ मुक्त करवाते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो गाड़ी में इस मवेशियों को वहाँ से लेके जाया जा रहा था, जिनको हीरानगर पुलिस ने वहाँ पर जब्त किया है। वहीं कल देर रात हटली मोड़ क्षेत्र में भी इसी तरह की एक वारदात को हटली मोड़ पुलिस ने वहाँ पर विफल किया है, जहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 मवेशियों को वहाँ पर तस्करी की जा रही थी। इन बेजुबानों को बड़ी क्रूरता पूर्ण तरीके से इन स्कॉर्पियो में गाड़ियों में भरा हुआ था और इनको वहाँ पर स्मगलिंग किया जा रहा था। लेकिन हटली मोड़ पुलिस ने वहाँ पर पहले से एक नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान, इस जांच के दौरान ये सामने आया कि स्कॉर्पियो गाड़ी में तस्करी की जा रही है और इन तीनों मवेशियों को हटली मोड़ पुलिस ने वहां पर तस्करों के चंगुल से मुक्त करवा दिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखना योग्य होगा कि जिस प्रकार से मवेशी तस्कर जो हैं एक कदम आगे बढ़कर अब प्राइवेट गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों में इस तरह की मवेशियों की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस के हौसले भी पूरी तरह से बुलंद हैं। 2 तस्करी की बड़ी वारदातों को कठुआ पुलिस ने विफल किया है। एक अपने आप में नया तरीका जो तस्करों ने शुरू किया है कि प्राइवेट गाड़ियों में इन तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कठुआ पुलिस ने इन दोनों तस्करी की वारदातों को विफल कर दिया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरवजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से मौसम की अपडेट यहां पर इरफान फाजिल दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल मौसम को मद्देनजर रखते हुए है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं देखिए। वादिय कश्मीर के मौसम को लेकर मौसम की खबर और आज से वादिय कश्मीर में फिर से मगरिबी हवाओं का असर जो है वो दिखाई देगा, कहना है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कश्मीर का। खासतौर पर हमने देखा कि कल रात से ही हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल पेशन गोई लगातार 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एक अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दोबारा से दिखाई देगा, जिसमें खास तौर पर स्लिपरी और ख़ास तौर पर जी हाँ उन बालाई इलाकों को लेकर बात की गई है जिसमें जोजिला, सिंथन टॉप या दीगर ऐसे जी हाँ बालाई इलाके जहां पर बर्फबारी भी हो सकती है और फिसलन भी रह सकती है। फिलहाल मौसम के साथ साथ इस वक्त वादिय कश्मीर में हल्की हल्की धूप तो है, मगर अब जबकि खबर आ रही है कि फिर से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वादिय कश्मीर में दिखाई देगा। अब देखना जरूर होगा कि जिस तरीके से चिलाई कलान में असर वादिय कश्मीर में बालाई इलाकों को साथ साथ मैदानी इलाकों में दिखाई दिया था, क्या वैसा ही कुछ होगा। मगर जबकि खबर है कि थंडरस्टॉर्म्स और साथ ही साथ अच्छी खासी बारिशें वादिय कश्मीर में होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी आज आपको बताते चलें कि एक खबर जो है वो अहम देखी जा रही है, क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट बनाने की बात यहां पर काफी साल पहले शुरू की गई थी और करोड़ों रुपए इस पर खर्च करने की बात भी कही गई थी। लेकिन आज भी आप देखिए ये काम अधर में लटका हुआ है, मुकम्मल तरीके से नहीं किया गया है और लोगों की पूरी तरीके से यहाँ पर मांग है कि जहां पर सेक्रेटरीट को बनाया जाना चाहिए था वहीं पर वो बनना चाहिए। खास बातचीत जमशेद मलिक की यहाँ पर MLA से भी हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है देखिए। राजौरी में मिनी सेक्रेटरीट का मामला काफी गर्माता जा रहा है, क्योंकि बरसों से इस पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इसका काम बंद कर दिया गया और आगे काम दोबारा इसका शुरू नहीं किया गया। हालांकि उसके बाद इंतजामिया की तरफ से उस जगह को चेंज करके दूसरी जगह मिनी सेक्रेटरीट बनाने की जरूर कोशिशें की गई हैं, मगर उसके लिए कई लोगों की तरफ से आवाज उठाई गई है कि यहाँ मिनी सेक्रेटरीट जहाँ बनाई जा रही थी वहीं बनाई जाए। उसमें सबसे आगे जो रहे वो साबका MLA राजौरी चौधरी कमर हुसैन रहे। इनसे बात करेंगे हम। सर, मिनी सेक्रेटरीट का मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मिनी सेक्रेटरीट का काम रुका हुआ है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास उस पर रकम खर्च करने के बाद आज तक उसका काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। क्या कारण है इसका? देखिए, मिनी सेक्रेटरीट की बड़ी एक माकूल जगह है जहां डाइट हाउस के साथ इतनी हार्ट ऑफ द सिटी कोई दूसरी जगह अवेलेबल गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हमने सुना है कि उसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा है और अभी बाकी जो पैसा बचा है, अब ज़मीन उतने मिनी सेक्रेटरीट के लिए ज़मीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट को 25-30 करोड़ रुपया चाहिए हार्ट ऑफ सिटी में, या कहीं डिसमेंटलिंग करनी है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कराना है, और ऐसी जगह कोई शहर के अंदर नहीं है। हमारी जब कोलिशन सरकार थी तब ये मसला बड़ा ज़ेर गौर रहा और यही यूनानिमस डिसीजन हुआ था कि वहीं बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के साथ, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, बाकी ऑफिस हैं, एक पॉपुलेशन है। यहाँ से गुजर मंडी से और शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब कहीं दाएं बाएं चुनाव को देखा जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर एक एक्शन टेकन वाला लेने वाला ऑफिसर लगे हैं। उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जहां जो जाए तो गवर्नमेंट ने उस वक्त सेलेक्ट की थी, जहां 1.5 करोड़ रुपया लगा है वहाँ शुरू किया जाए।
अगर इधर उधर करके आप कहीं दूसरी जगह जाके इसको तामीर करने की कोशिश करोगे तो मैं समझता हूं कि आप पे उंगली उठेगी और पूरे सिस्टम पे उंगली उठेगी कि क्या कारण है कि उस जगह को आप छोड़ के दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। यहाँ से तो रजौरी से हार्ट ऑफ सिटी मंडी से शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वो जगह, और वहाँ क्यों नहीं बनाए जा रहे और यहाँ से इधर उधर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस हटा के आप बनाने जा रहे हो, इसमें क्या कारण है। वहाँ क्या रखा है, एक इलाका है उसके पीछे थना मंडी नाला है, दराल नाला है, मंजाकोट नाला है, पलमा है, सारा एरिया उसको कवर कर रहा है। और कालाकोट को बराह रास्त यहाँ कोई जामिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा, बड़ी फ्री और फेयर जगह है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आराम से काम करेगी, वहाँ क्यों ना तामीर और दूसरी जगह की शिफ्ट हो। इससे मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कहता हूँ कि आप बेदाग आदमी हैं, आप न्यूट्रल आदमी हैं, आप पे हम सब का यकीन है। और सिटीजन की मीटिंग में भी हमने ये इशू उठाया था, तो उस लोगों की मांगों के मुताबिक वहाँ पर जहाँ शुरू हुआ था वहाँ तामीर किया जाए। इधर उधर करने से ये होगा कि एक तरफा तौर पर कोई फैसला लिया जा रहा है जिससे हमारे जज्बात तो आगे मजरू हैं और मजीद हमारा कॉन्फिडेंस शेक होगा। सर, इससे पहले आपका वज़ीर-ए-आज़म आप भी उस हुकूमत में रहे, उनका राजौरी दौरा हुआ था, उस वक्त इस मिनी सेक्रेटरीट का संग बुनियाद कहीं और रखने की तैयारी की जा रही थी और आपकी तरफ से उस वक्त आवाज़ उठाई गई, वो संग बुनियाद दूसरी जगह नहीं रखा गया। अब दोबारा कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की? सर, मेरी इसमें यही है कि जहाँ पे उसको सरकार ने, हालांकि हमारी सरकार से पहले शुरू हुआ था, हमारी सरकार ने उसको दोबारा फंड से रिलीज़ किए थे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर शुरू किया जाए। हम सब पूरे इस हमारे सिस्टम पूरे की एक डिमांड है। उसके साथ ही साथ मेरी जो ये 14 आदमी हमारे डीडीसी के जीत के आए हैं, चेयरमैन उनमें से, उनमें वाइस चेयरमैन हैं, बाकी मेंबर साहिबान हैं, उनसे अब उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ पर स्टार्ट हुआ था वहाँ स्टार्ट करवाया जाए, उसका काम शुरू करवाया जाए। उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी जगह शिफ्ट करके बिल्डिंग डिसमेंटलिंग करके वहाँ बनाना चाहते हो। अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। जिला सांबा के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का कितना लाभ आम लोगों को मिला है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि योजनाएं और परियोजनाएं चलाई तो जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कितनी मुकम्मल तरीके से पहुंचती हैं, ये एक सवालिया निशान रहता है। ऋषि आज रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ है जानकारी देखिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वो योजना जो बीपीएल परिवारों के लिए लाई गई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार इस योजना से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि हम इस योजना को हर एक बीपीएल परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और वो प्रयास कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के जो अधिकारी है वो इस योजना को कहीं ना कहीं बीपीएल परिवारों तक पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो गलतियां हैं वो पंच सरपंचों के भी सामने आ रही हैं कि आखिर जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो पंच सरपंच हैं, वो भी इस योजना को क्यों बीपीएल परिवारों तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये एक चिंता का विषय है और बीपीएल परिवारों के लिए ये जो योजना लाई गई थी, इस योजना का अगर बीपीएल परिवारों को फायदा ही नहीं होगा तो फिर इस योजना को लॉन्च करने का क्या फायदा है। जी हाँ, एक और मामला अब सामने आया है सांबा जिला के सुम ब्लॉक के गांव भोरना से। यहाँ पर 60 वर्षीय दर्शन कुमार जी जो कि अकेले रहते हैं, वो दिहाड़ीदार हैं और उनके परिवार में और कोई भी नहीं है उनका सहारा, और उनका जो कच्चा कुल्ला है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो मात्र कुछ हिस्से उसके बचे हुए हैं, वो भी जल्द ऐसा लगता है कि वो टूट जाएंगे और आने वाले दिनों में शायद दर्शन कुमार जी के सर पर छत तक भी ना हो। लेकिन बीपीएल परिवारों को ये योजना जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि इनके सर पर एक छत हो, लेकिन शायद आज इस योजना से लगातार वंचित हो रही हैं बीपीएल परिवार। और जिस तरह से दर्शन कुमार जी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमने उनसे जब पूछा कि क्या आपको पंच सरपंचों ने इस योजना के बारे में नहीं बताया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने मेरे को इस योजना के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, इंदिरा आवास योजना के तहत उनको 2 किस्तें जरूर मिली थी और उन्होंने मात्र कुछ 2 दीवारें जो वो घर की खड़ी की थी, लेकिन छत तब भी इनको नसीब नहीं हुई और उसके बाद वो योजना खत्म हो गई। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है तो इस योजना का भी उनको लाभ नहीं मिला है और ना ही पंच सरपंचों ने इस योजना के बारे में उनको बताया है। तो कहीं ना कहीं जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लगातार प्रधानमंत्री जी ये प्रयास करते रहते हैं कि हर एक बीपीएल परिवार को इस योजना का लाभ मिल पाए, लेकिन जो निचले तबके के अधिकारी हैं या जो पंच सरपंच हैं वो इस योजना को सही मायनों में जो इंप्लीमेंट है जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रहे और इसका लाभ जो है वो बीपीएल परिवारों को नहीं हो रहा है। दर्शन कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूं तो दर्शन कुमार जी जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, दिहाड़ीदार हैं ये, और कहीं ना कहीं जिस मकान में ये रहते हैं उसकी मकान की हालत दुर्दशा इतनी बुरी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर किस तरह से इस घर पर वो रहते हैं।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं किश्तवाड़ और किश्तवाड़ में दिखा देते हैं कि किस तरह से सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले भी यहां पर सड़क हादसा होता है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन आज एक और बड़ा सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि युवक को गाड़ी चलाना नहीं आती थी, जिसकी वजह से ये एक बड़ी घटना यहां पर पेश आई है। और क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं अजय शान, देखिए। जिला डोडा और किश्तवाड़ की सड़कों पर हो रहे सड़क हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले दिनों कई कीमती जानें इस सड़क हादसों में गई हैं, वहीं आज सुबह फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा जिला डोडा के गुंदों में पेश आया है, जहां पर एक इको गाड़ी जो थी वो चली जा रही थी कि ड्राइवर की उस पर कंट्रोल खो बैठा और सीधा 500 फुट से भी ज़्यादा की गहरी खाई में गाड़ी लुढ़कती हुई चली गई, जिस दौरान इसके चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जो हमें जानकारी वहां से मिली है कि सानवारा से चिल्ली एक गाड़ी जा रही थी जिसका ड्राइवर सजाद अहमद उसको चला रहा था और उसके अलावा उस गाड़ी में कोई सवार नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मलिकपुरा एक जो इलाका पड़ता है वहाँ पर पहुँचा तो वो गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी जो है नाले में चली गई। हालांकि सजाद अहमद ने ये गाड़ी एक दिन पहले ही खरीदी थी कि आज उसकी उसी गाड़ी की वजह से मौत हो गई। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज देखी गई है कि जो खबर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई वो थी कृषि बिल को मद्देनजर रखते हुए आंदोलन। लगातार यहां पर लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। किसान पूरी तरह से लामबंद देखे गए हैं और एक ही मांग यहां पर रखी गई कि जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बिल्कुल पूरे तरीके से घर भेजा जाए। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है कि जो जमीनी सतह पर योजनाएं पहुंचाई जानी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। और तीसरी तरफ आप देखिए कि परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को किस तरह से अब अलग अलग बयान से भी यहां पर नेता जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पूरी तरह से बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक सवालिया निशान है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।